नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सपोर्ट सीरीज के तीसरे पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली एक्सपोर्ट सीरीज उन सभी लोगों के लिए एज अ बिगिनर जो शुरू करना चाहते हैं एक्सपोर्ट। तो पहले में हमने बेसिक चीज़ें देखी एक्सपोर्ट के बारे में, दूसरे में देखा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है, तो वो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस आएंगे आगे भी आएंगे तो उसके अनुसार वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के बारे में एकदम थरोली जानना है फ्रॉम द बेसिक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा डिजिटल कोर्स ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए, उससे आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म फिलअप करें, हम आपको कांटेक्ट करके और भी गाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो नाउ आज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार टारगेट कंट्री हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ये कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि एक्सपोर्ट करना है तो वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज है, जैसे रीजन्स अलग अलग है। रशिया रीजन अलग है, देन गल्फ कंट्रीज अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है, यूएसए अलग है, यूरोप रीजन अलग है, देन एशिया रीजन अलग है, और कई सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे आइसलैंड्स हैं। ठीक है, तो हर एरिया में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कैसे जानें, तो इसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहेगा कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री या कौन से टारगेटेड रीजन सिलेक्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ट्रेड डेटा, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट आपको करना है तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, राइट। फार्मास्यूटिकल्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, तो उसमें होते हैं बायोसिमिलर्स, जहाँ पे इन्फ्यूजन्स, इंजेक्शंस होते हैं, देन वैक्सीन्स होते हैं। ये थोड़े कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ पे आपको स्टोरेज की मतलब फैसिलिटी लगेगी, सो इट इज समवॉट कॉस्टली। नेक्स्ट देखते हैं फिनिश डोसेज फॉर्म्स, मतलब जिसमें जेनरिक्स आते हैं। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, मतलब सर्जिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। इसके बाद आयुर्वेदिक को हम हर्बल भी बोल सकते हैं, तो हर्बल प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये अगेन इट इज अगेन द सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं जिसको आपको प्रॉपर स्टोर करके रखना होता है। सो अगेन इन सारे कैटेगरीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आप एक्सपोर्ट करना है तो कौन से कैटेगरी के साथ आप करेंगे, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको जेनेरिक्स के लिए होती है। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अदर आल्सो, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको रेट में थोड़ा बहुत मार्जिन कम मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप किसी निश प्रोडक्ट में जाएंगे, इस ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पे आप ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन कम है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था फार्मा एक्सप्रेस में, आप भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें बायोसिमिलर प्रोडक्ट के बारे में लिखा था। तो फार्मा इंडस्ट्री में बायोसिमिलर प्रोडक्ट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो जहाँ पे यूरोप कंट्री में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, अब यूएसए में अभी तक नहीं हो रहे, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही लिखा था कि रेगुलेशंस आपको जाननी जरूरी है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स अलग से लेते हैं कंट्रीज में। तो इन्वेस्टमेंट भी है, बट अगेन काफी बड़ा मार्केट है बायोसिमिलर्स का, प्रोडक्ट्स का, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। जैसे मैंने बात की ट्रेड डेटा के बारे में, तो ट्रेड डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो एडवाइजरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो है फार्मेक्स से। उसके बाद बाकी भी डेटा कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ से आपको मिल सकता है, बट ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अगर मान लीजिए ट्रेड डेटा भी है लेकिन साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, मिड लेवल की कंपनी है लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करती है। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया, लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो आपको उनको पता चला कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे बाहर से कनेक्ट करते हैं, क्या डील होती है, और किस प्रकार हम ये ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आता है आपको। तो अगर आप प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। तो बेसिकली आप चेक कीजिए प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेने का, उसके बाद इसमें प्रिपेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ट्रेड डेटा। इसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्किंग। तो जो भी एक्सपोर्ट है वो नेटवर्क से ही होता है। देखिए, अगर किसी अननोन पर्सन को आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू सबमिट टू हिम। लाइक जो डॉक्यूमेंटेशन है, पहले तो आपको आपकी वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी की इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ों में समय लगता है। एंड देन अगेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू सबमिट टू हिम। अगर लेकिन साथ में अगर आपका कोई भी रेफरेंस है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी ऐसे मतलब ऐसे कोई कलीग्स है या फिर कोई फैमिली रिलेशन में है या कोई भी फ्रेंड्स है जो एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन फार्मा में नहीं कर रहा, बाकी दूसरे प्रोडक्ट में कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर्स में है या फिर ज्वेलरीज में, कहीं पे भी दूसरे प्रोडक्ट्स में कर रहा है, लाइक बट
लेकिन उनका एक अच्छा कनेक्शन है बायर्स के साथ, तो आप उन सारे लोगों से कनेक्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आपको अच्छा एडवाइस देंगे कि क्या नहीं करना है, ये उनके एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा क्या नहीं करना है। एज ए बिगिनर उन्होंने क्या गलती की, तो आपको वो नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में उनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक लेटेस्ट से अगर वो किसी गल्फ कंट्री में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइस एक्सपोर्ट करें, तो उनको पता चला कि उनके बायर जो है उनको फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट चाहिए, तो आपसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील हो सकती है। एक बायर्स ऑलरेडी ट्रस्टेड बायर है, वो ऑलरेडी डील कर चुके हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी गोइंग मिनिमम। तो इसमें आपका क्या है ना कि एक ऑथेंटिसिटी जो होती है वो बहुत मैटर करती है, एक जेन्युइन बायर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में अगर आपका नेटवर्क होता है, सो ये इजी चीज होती है। सो दिस इज द सेकंड टिप। देन द नेक्स्ट वन, रेगुलेशंस। अब हर कंट्री के रेगुलेशंस अलग हैं, जैसे सेफ्टी रेगुलेशन, देन इफिकेसी रेगुलेशंस, देन क्वालिटी रेगुलेशंस, देन पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशंस, हर कंट्री के अलग अलग है। तो आपको वो देखना है उसके अनुसार, क्योंकि हर कंट्री में कई बार क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है, क्योंकि रेगुलेशन ही इतने होते हैं। तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो फुलफिल नहीं किए तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं होगी, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, मींस कस्टम्स के डॉक्यूमेंटेशन, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, एयरवे बिल्स, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उस कंट्री में ये क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कस्टम्स के। इसके बाद जो सप्लाई चेन में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे सप्लाई चेन में जैसे आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के दौरान उस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किया या फिर कोई चीज़ें मिस हो गई, ठीक है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, तो बहुत बार आपका प्रोडक्ट मतलब एक्सपोर्ट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब इस केस में बहुत बार क्या होता है ना, आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो पेनल्टी ऑलमोस्ट 2x होती है, जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं उससे डबल चार्जेस भी होते हैं, तो पर डे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इवन कस्टमर्स एजेंट सिलेक्ट करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का तो मत सिलेक्ट कीजिए। वैसे हमारे डिजिटल कोर्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि CHA कैसे सिलेक्ट करें कस्टमर्स एजेंट, तो वो भी बहुत मैटर करता है। इसके बाद दूसरा जो इन्फॉर्मेशन या टिप है, पेमेंट टर्म्स। कई कंट्री में पेमेंट टर्म्स सेफ नहीं होती है। एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट तो है लेकिन पेमेंट टर्म सेफ नहीं है, तो क्या करेंगे। आपका प्रोडक्ट तो गया, सब आपने एक्सपोर्ट किया लेकिन पैसे नहीं आए, तो फिर उस बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं है। सो यू नीड टू नो पेमेंट टर्म्स क्या होती है, और पेमेंट टर्म्स और इवन इनको टर्म्स वो भी देखनी जरूरी है, तभी जाके आप उस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आपको इजीली कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का चांस मिलेगा, बट उस कंट्री में क्राइम इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा मतलब समय लगता है या फिर मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्रीज सिलेक्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद लास्ट है कल्चर ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अब कुछ कंट्रीज जो है ना वो पर्टिकुलर रिलीजन से ही कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के सारे लोग हैं। तो हर कंट्री में, जैसे इंडिया में भी, हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं क्या देखते हैं, MRP देखते हैं, उस प्रोडक्ट की का ब्रांड देखते हैं, उसके बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, गारंटी वारंटी देखते हैं, राइट। तो उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं और इवन हम कंपेयर भी करते हैं। प्राइसिंग का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बट अदर कंट्रीज में क्या फैक्टर है, लोग परचेस करते समय क्या चीज़ें ज़्यादा देखते हैं और उनके दिमाग में मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। जैसे मैंने अफ्रीकन कंट्रीज में विजिट की थी, तो उस कंट्री में कई सारे लोग हैं ना कि एक पैटर्न से चलते हैं। कुछ एरियाज में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना वो चलते ही है, मतलब आपके पास घर में रिक्वायरमेंट हो या ना हो लेकिन वो परचेस करते ही है, ठीक है। एंड बहुत बार क्या होता है ना, वो लोग आज की देखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, राइट, कि हमारे फैमिली के बारे में सोचते हैं कि हम आज क्या पर ये कर मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमारे फैमिली कैसे सिक्योर हो सकती है, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी देखते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। कुछ कंट्रीज में आपके पास आज की इन्वेस्टमेंट क्या उसके बारे में देखेंगे, कल का कल, ठीक है। तो मैंने ऐसे ज़्यादा मेंटालिटीज भी देखी है। सो इट डिपेंड्स ऑन क्या लोगों के दिमाग में रहता है, सो इसके अनुसार आप साइकोलॉजी भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनली इसके लिए आप विजिट करेंगे कंट्री को तो और अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टारगेटेड कंट्री, ठीक है। तो टारगेटेड कंट्री को कैसे कनेक्ट करें इसकी और डिटेल्स हमने डिजिटल कोर्स में दिए, जहाँ पे मैंने डेटा दिया है हर कैटेगरी वाइज, साथ में और भी कई सारे इंसाइट्स दिए जिसकी वजह से आप एक इजीली अपने कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्ट वीडियो ऑफ आवर डिजिटल कोर्स ऑन द फार्मा एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सिनारियो जाना है, नॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी सिलेक्शन,
देन एक्सपोर्ट कैसे करें, इसकी इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशंस एवरीथिंग विद द फ्री कंसल्टेशन एंड आपको रेफरेंस बुक भी मिलेगी जहाँ पे अपडेशन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंट्री वाइज। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डिजिटल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, वो फिलअप करें, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कंट्री वाइज एक्सपोर्ट आपको जाना है जैसे यूरोप कंट्रीज में या पर्टिकुलर कंट्री में, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस मेंबरशिप, जहाँ पे मैं कंट्री वाइज एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और ये वीडियो कई सारे लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज ए बिगिनर, सो दैट उनको भी हेल्प मिले। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी, बी हैप्पी।